हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल नूरी स्टडी क्लासेस में। और आज हम देखेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। और ये जो वीडियो है वो एक ही वीडियो में हम पूरे चैप्टर यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा सिलेबस है वो NCERT पर बेस्ड है और ये सभी बोर्डों के लिए, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हों, ये सब के लिए ये वीडियो बनाई जा रही, सब बोर्डों के ध्यान में रखते हैं क्योंकि सिलेबस जो है वो सबका सेम है। चाहे आप बिहार बोर्ड से हों, झारखंड बोर्ड से हों, CBSE बोर्ड से हों या अदर बोर्ड से हों, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हों, अगर आपका सिलेबस NCERT है तो ये वीडियो आपके लिए काम आएगी। हमारा जो कक्षा 12वीं का राजनीतिक विज्ञान है जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना समकालीन विश्व राजनीति का मतलब जो होता है वो ये होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर जो अब तक यानी आज अब तक की जितनी भी घटनाएं हैं उन सब का जो अध्ययन करते हैं। ठीक है, वैश्विक अध्ययन ही हमें क्या कहलाता है, समकालीन विश्व राजनीति कहलाता है। तो समकालीन विश्व राजनीति का मतलब होता है कि द्वितीय विश्व से लेकर अब तक की सारी वैश्विक घटनाओं का अध्ययन जिस पुस्तक में करते हैं उस पुस्तक का नाम ही रखा गया है समकालीन विश्व राजनीति। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। और ये भाग 1 है यानी कि फर्स्ट बुक है। फर्स्ट बुक में देखते हैं कौन थे, तो फर्स्ट बुक का ये फर्स्ट चैप्टर यानी कि शीत युद्ध का दौर हम आज कवर करेंगे और ये एक ही वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियोज़ को। पहला है शीत युद्ध। शीत युद्ध क्या है तो जानते हैं शीत युद्ध क्या है। तो शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देश, यहाँ पे देश की बात, दो देशों के बीच शीत युद्ध हुआ था तो इसलिए यहाँ पे दो देश दिया गया है। आप ये देश की जगह पे अगर दो आदमी के बीच ऐसा युद्ध होता है जिसमें कि मतलब इस तरह से होता है तो यहाँ पे आप व्यक्ति भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि शीत युद्ध का अर्थ होता है कि दो या दो से अधिक देश या व्यक्ति के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा। मतलब दो या दो से अधिक देशों के बीच अब जब ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे कि अब इन दोनों के बीच युद्ध होकर रहेगा, लेकिन वास्तव में इन दोनों के बीच कोई युद्ध ना हो, इसमें युद्ध की मतलब उन दोनों देशों के बीच या व्यक्तियों के बीच युद्ध होने की पूरी संभावना रहती है। यानी कि इसमें युद्ध की आशंका रहती है, युद्ध होने का डर रहता है, तनाव रहता है, दोनों के बीच संघर्ष चलता है। ठीक है, ये सब जारी रहता है और लेकिन वास्तव में रियल में कोई युद्ध नहीं होता है, तो इसी को हम शीत युद्ध कहते हैं। तो शीत युद्ध का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब दोनों तरफ से क्या होता है कि दोनों तरफ से लड़ाई करने के लिए उतावले रहते हैं, लेकिन वास्तव में ये दोनों लड़ाई नहीं करते हैं, तो उसी को हम शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, ऐसा आखिर हम शीत युद्ध क्यों पढ़ रहे हैं, तो दुनिया में ऐसा एक बार हुआ था कि किसके किसके बीच हुआ था, तो अमेरिका के बीच हुआ था, USA के बीच हुआ था, USA और सोवियत संघ, ये शॉर्ट में सो संघ लिखे हैं, सोवियत संघ ये पूरा है। ठीक है, सोवियत संघ है जिसे हम इंग्लिश में USSR कहते हैं। तो शीत युद्ध क्या था उसके बाद आप जानिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो 1939 से लेकर 1945 तक चला था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि शीत युद्ध। आपने देखा कि शीत युद्ध जो हुआ, शीत युद्ध कब हुआ, तो इसका काल जो है वो 1945 से 1990 यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ वो 1945 से लेकर 1939 से लेकर 1945 तक चला सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो यानी कि 1945 द्वितीय विश्व जैसे ही समाप्त हुआ उसके बाद शीत युद्ध चालू हो गया। ठीक है, तो ये शीत युद्ध जो हुआ यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक की वैश्विक घटनाओं का अध्ययन समकालीन विश्व राजनीति कहलाता है। तो आपने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी कि शीत युद्ध जो हुआ उसको लेकर और अब तक की जितनी भी घटनाएं उन सभी को हम क्या कहते हैं, समकालीन विश्व की राजनीति कहते हैं। उसके बाद शीत युद्ध की शुरुआत। आखिर शीत युद्ध की शुरुआत हुई कैसे। ठीक है, तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। यानी कि जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद से ही शीत युद्ध स्टार्ट हो गया। शीत युद्ध स्टार्ट ऐसे हुआ, उसके बारे में आप बताएंगे, आगे हमने लिख रखे हैं वो सब।
तो देखिए पहले यहाँ पे आता है क्यूबा मिसाइल संकट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। क्यूबा क्या है, एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका के तट से लगा है। यह नज़दीक तो अमेरिका के है, लेकिन क्यूबा का जुड़ाव यानी कि दोस्ती जो है वो सोवियत संघ से था, और सोवियत संघ उसे वित्तीय सहायता देता था, वित्तीय और कूटनीतिक सहायता देता था। आपको यहाँ पे मैप में हम ये बातें समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके लिए मैप हमने लिया है ये, ठीक है। ये जो है, ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है, ये क्या है, ये सोवियत संघ है, यानी कि यूएसएसआर है, ठीक है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्रीन कलर में ये दिख रहा है, थोड़ा सा है ग्रीन कलर में जो दिख रहा है, यही है क्यूबा, ठीक है, यही है क्यूबा। तो ये, और यहाँ पे है अमेरिका, ये है अमेरिका, इतना बड़ा जो है ये पूरा अमेरिका है। लेकिन तो क्यूबा जो है वो किसके नज़दीक है, अमेरिका के नज़दीक, लेकिन इसका जुड़ाव जो है वो दूर वाले से यानी कि सोवियत संघ वाले से है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सोवियत संघ था, यहाँ की जो विचारधारा थी वो समाजवादी विचारधारा थी। कौन सी थी, तो समाजवादी विचारधारा थी। और अमेरिका की जो विचारधारा थी वो पूंजीवादी विचारधारा थी। तो इसलिए सोवियत संघ और क्यूबा जो था वो क्या था, मतलब दोस्त था, दोस्ताना था इन दोनों के बीच। क्योंकि दोनों की जो विचारधारा थी वो एक ही थी। तो यहाँ पे वही बातें बताएगी, इसका जुड़ाव जो था वो सोवियत संघ से था, क्योंकि सोवियत संघ क्यूबा को वित्तीय और कूटनीतिक सहायता देता था। उसके बाद सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्रेव जो थे, इन्होंने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया है। यानी कि सोवियत संघ के जो नेता थे निकिता खुश्रेव, इन्होंने क्या सोचा कि अगर हम क्यूबा को सैनिक अड्डे के रूप में बदल दें तो क्या होगा कि अमेरिका को हम जितना सोवियत संघ से हानि पहुंचा सकते हैं, उतना अगर हम क्यूबा में अपना सैनिक अड्डा बना लें तो वहां से अमेरिका पर हमला करने में आसानी होगी, क्योंकि नज़दीक भी बहुत कम होगा, ठीक है। तो ये निकिता खुश्रेव ने सोचा, और ऐसा 1962 में उन्होंने कर दिया। किसने, तो निकिता खुश्रेव ने किसको, तो क्यूबा को सैनिक अड्डे के रूप में बदल दिया। उन्होंने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदल दिया, ठीक है। अब देखिए कि क्यूबा को जब सैनिक अड्डे के रूप में बदल दिया तो 1962 में निकिता खुश्रेव ने परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी, ठीक है। और इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने पर की सीमा पर आ चुका था। मतलब अमेरिका पहली बार इतनी नज़दीकी निशाने पर था 1962 में, जो कि निकिता खुश्रेव ने क्यूबा को एक सैनिक अड्डे के रूप में बदल दिया था, ठीक है। और अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा पर आ गया था। और हथियारों की इस तैनाती के बावजूद भी सोवियत संघ पहले के मुकाबले या तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दोगुने ठिकानों या शहरों पर हमला कर सकता था। मतलब सोवियत संघ पहले, यहाँ पे मैप में चलते हैं और यहाँ पे आपको बताते हैं, सोवियत संघ यानी कि यहाँ से अमेरिका का जितना मतलब इसके भूभाग का नुकसान कर सकता था, अब वो मतलब क्यूबा पर अपना सैनिक अड्डे के रूप में बदलकर उससे 2 गुना ज़्यादा मतलब उसका जनहानि कर सकता था अमेरिका का क्यूबा, ठीक है। तो ऐसा हुआ इसमें। और इस बात की जो खबर थी वो अमेरिका को, यानी कि अमेरिका को इस बात की खबर 3 हफ्ते के बाद लगी। अब यानी कि जब उसे ये बात की खबर लगी तो अमेरिका पूरी तरह से बौखला गया, क्योंकि वो तो अब क्या था कि मिसाइलों की तैनाती पर था अमेरिका। तो अमेरिका ने अपने जंगी भेड़ों को, मतलब जंगी जहाज़ों को आगे किया भेज दिया, ताकि क्यूबा की तरफ से आने वाली जो सोवियत जहाज़ों को रोक सके। यानी कि अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने अपनी जंगी भेड़ियों को भेजा। और क्यों भेजा, क्योंकि जो क्यूबा तक आ रही थी सोवियत संघ की जहाज़ें, उनको क्या करे, वो रोक सके। और इन दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसी स्थिति बन गई कि इन दोनों के बीच ऐसा स्थिति बन गया कि लग रहा था कि अब इन दोनों के बीच युद्ध होकर रहेगा। क्यों, क्योंकि जो इस तरफ से वो सोवियत संघ के जहाज थे, जंगी भेड़े थे, और इस तरफ से अमेरिका के जंगी भेड़े थे, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो चुके थे कि ऐसा लग रहा था कि अब इन दोनों के बीच युद्ध हो जाएगा। और अगर ये युद्ध होता तो ये तीसरा वर्ल्ड वॉर होता, यानी कि 3rd विश्व युद्ध होता। लेकिन इन दोनों के बीच यानी कि इन दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसी स्थिति बन गई कि लगा कि युद्ध होकर रहेगा।
इतिहास में इसी घटना को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। मतलब इन दोनों के बीच लगा कि युद्ध होकर रहेगा, लेकिन वास्तव में युद्ध नहीं हुआ, इसलिए इसे शीत युद्ध कहा जाता है। और शीत युद्ध जो है वो क्यूबा मिसाइल संकट, मतलब शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है क्यूबा मिसाइल संकट को। जो भी यहाँ पे लिखा है कि क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है, क्योंकि पहली बार दो बड़ी महाशक्तियाँ आमने सामने आई थी। ठीक है, तो यहाँ से जो था कि क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में और शीत युद्ध के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं। अब देखिए शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ। तो शीत युद्ध का जो क्यूबा मिसाइल संकट मतलब क्यूबा मिसाइल संकट जो हुआ उसी समय शीत युद्ध का अंत हो गया। लेकिन इसका प्रमुख कारण सोवियत संघ का विघटन माना जाता है, यानी कि सोवियत संघ उसके बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया, पतन हो गया। ठीक है, उसके बारे में बताएंगे आपको कि सोवियत संघ का पतन कब हुआ। वैसे उसका पतन जो हुआ था वो 25 दिसंबर 1951 को हुआ था। 1951 को सोवियत संघ का विघटन हुआ। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है कि शीत युद्ध का कारण, आखिर इन दोनों के बीच, महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध क्यों हुआ, क्या कारण थे शीत युद्ध। क्योंकि इससे पहले हमने जो देखे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था, उसमें दोनों देश जो थे, अमेरिका और सोवियत संघ, दोनों एक ही ग्रुप में शामिल थे। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों के बीच ही शीत युद्ध हो गया। तो क्या उसके कारण क्या क्या है। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण रहा। यानी कि अमेरिका चाहता था कि मैं महाशक्ति बनूं, यानी कि एकमात्र महाशक्ति चाहता था कि मैं अमेरिका बनूं, और वही बातें सोवियत संघ चाहता था। यानी कि सोवियत संघ चाहता था कि मैं महाशक्ति बनूं और अमेरिका चाहता था कि मैं महाशक्ति बनूं। इन दोनों के महाशक्ति बनने की होड़ में इन दोनों के बीच शीत युद्ध बन गया, मतलब शीत युद्ध हो गया। उसके बाद आगे कह रहा है कि परमाणु बम से होने वाली विध्वंस से मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बस की बात नहीं की, क्योंकि इसी द्वितीय विश्व के युद्ध के दौरान जो हुई थी, जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिए थे। वो किसी भी राष्ट्र के लिए छोटी बात नहीं है। अगर किसी भी राष्ट्र पर ऐसा बम गिर जाता है तो उसके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद दोनों महाशक्तियाँ परमाणु हथियारों से संपन्न थी, मतलब दोनों महाशक्तियों के पास बहुत सारी परमाणु हथियार थी, अनगिनत थी। उसके पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार हों, मतलब थे कि एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरीके से जनहानि पहुंचा सकते थे अगर उन दोनों के बीच युद्ध हो जाता तो। ठीक है, तो वही बातें थी। लेकिन इन दोनों के बीच युद्ध हुआ नहीं, तो इसलिए इन दोनों के जो हथियार थे वो रह गए। एक दूसरे को उकसावे के बावजूद भी कोई राष्ट्र अपने नागरिकों पर युद्ध की मार देखना नहीं चाहता। मतलब कोई अगर आपको उकसाता है, तो आप अगर अपने नागरिकों से प्यार करते हैं तो अपने नागरिकों के चलते किसी भी उकसावे में आकर किसी भी राष्ट्र से युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि युद्ध में ना सिर्फ मतलब हारने वालों की क्षति होती है, जो जीतता है उसके लिए भी क्षति होती है। ठीक है, तो दोनों राष्ट्रों के बीच गहन प्रतिद्वंदिता, मतलब दोनों राष्ट्र जो था, सोवियत संघ और अमेरिका जो था, इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा कंपटीशन था, यानी कि प्रतिद्वंदिता था। उसके बाद आगे है कि शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई थी, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ लड़ क्यों रहा था, आखिर क्या कारण थे कि इन दोनों के बीच शीत युद्ध हुआ। तो शीत युद्ध ये तो समझ में आया कि इन दोनों मतलब महाशक्ति बनने के कारण थे, लेकिन मेन कारण और भी है। इसके पीछे एक कारण ये है कि महाशक्ति में, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं की लड़ाई से तात्पर्य ये है, मतलब ये कि दुनिया से में अधिक सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध, मतलब अच्छे तरीके से चलने के लिए, बेहतर तरीके से सिद्धांत के अनुसार चलने के लिए उसके कुछ नियम कानून होते हैं, यानी कि विचारधाराओं को अपनाना पड़ता है। लेकिन अब अपनाना पड़ता है तो अमेरिका ऐसा मानता था कि जो पूंजीवादी विचारधारा है वो, मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या विचारधारा जो है वो दुनिया में सबसे बेहतर है। जबकि समाजवादी जो था वो क्या मानता था कि सोवियत संघ मानता था कि समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है या साम्यवादी ये बेहतर है। यानी कि विचारधारा की लड़ाई। यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अमेरिका और सोवियत संघ था, इन दोनों के बीच कैसी लड़ाई थी। तो इन दोनों के बीच एक विचारधारा की लड़ाई थी, जो कि अमेरिका ये कहता था कि दुनिया में सबसे बेहतर जो विचारधारा है वो पूंजीवादी विचारधारा है, लेकिन सोवियत संघ कहता था कि सबसे बेहतर जो विचारधारा है वो समाजवादी विचारधारा है। ठीक है,
अब देखिए पूंजीवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा होता क्या है, थोड़ा सा इसमें बता देते हैं आपको। सरकार क्या होता है, सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का स्वाम मतलब सरकार का कोई भी चीज़ पर अधिकार बहुत कम होता है। ज़्यादातर वो क्या होता है, निजी होता है, मतलब व्यापार जो अधिकार होता है वो निजी होता है, निजी व्यवस्था होता है। कोई भी कंपनी होती है तो वो निजी कंपनी होती है, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सारा चीज़ जो होता है, सारी जो व्यवस्था होती है वो सरकार के हाथ में होती है, यानी कि निजी किसी एक व्यक्ति के हाथ में कोई भी मतलब सामान या कोई भी कंपनी नहीं होता है। तो अगर बेहतर माने तो मेरे अकॉर्डिंग समाजवादी ही बेहतर है, लेकिन अमेरिका ये मानता था कि पूंजीवादी बेहतर, माने कि हर किसी को व्यापार करने दो निजी तौर पर, अपने तौर पर, ठीक है, उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप ना करे, तो ऐसा बात था। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध का अंत, आखिर दूसरा विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ, ठीक है। तो देखिए दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ वो हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत अगस्त 1945 में हुआ, अगस्त 1945 में हुआ। अमेरिका ने जापान के दो शहर, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने के बल खड़े कर दिए या घुटने के बल टिका दिए, ठीक है। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ, यानी कि अमेरिका का जो दो शहर था हिरोशिमा और नागासाकी, अमेरिका ने क्या किया, दो शहर पर, जापान के दो शहर पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर, एक 6 अगस्त 1945 और दूसरा 9 अगस्त 1945 को यहाँ पर बम गिराए थे। अब देखिए ये जो बम थे उस बमों का कुछ नाम था, तो ये जो है ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि उस जो जापान पर के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए थे उसके नाम क्या थे। तो एक का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे का नाम था फैट मैन, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद आगे है कि बमों की जो क्षमता थी वो, यानी कि जो वो बम गिराए थे उसकी कितनी क्षमता थी, तो 15 से 21 किलो टन उसकी क्षमता थी, ठीक है। उसके बाद अमेरिका की आलोचना हुई इसमें, यानी कि अमेरिका ने जो जापान पर परमाणु बम गिराए उसमें अमेरिका की बहुत बेइज्जती हुई, यानी कि लोग भला बुरा कहने लगे अमेरिका को। इसमें यह कहा कि अमेरिका जो था इस बात, यानी कि अमेरिका इस बात को जानता था, बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि जापान जो है वो अब आत्मसमर्पण करने वाला है, ठीक है, और ऐसे में बम गिराने की आवश्यकता नहीं थी, मतलब जापान अब तो आत्मसमर्पण करने वाला था, तो ऐसे में बम गिराने की क्या ज़रूरत थी। अब अमेरिका ने अपने पक्ष में क्या कहा, अमेरिका ने अपने पक्ष में कहा कि यानी कि अमेरिका के समर्थन का तर्क, यानी कि अमेरिका में जितने भी लोग थे उसका समर्थन का ये तर्क था कि युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाए, मतलब युद्ध जो द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था वो ज़्यादा दिनों तक ना चले, जल्द समाप्त हो जाए, और इसमें जो जनहानि हो रही थी, इसमें जो खर्चे आ रहे थे वो क्या करें, जल्द रुक जाए, ठीक है। तो इसलिए अमेरिका ने बम को मतलब दो बम उठाए और क्या किया, हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिया। इससे क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। तो इसका ये मेन उद्देश्य नहीं था, लिए तो अपने मतलब अपने आप को बचाने के लिए ये झूठी बहाना बनाए, लेकिन इसका उद्देश्य कुछ और था, यानी कि हमले के पीछे जो इसका उद्देश्य था वो ये उद्देश्य था कि वो सोवियत संघ को ये दिखाना चाहता था, ये सोवियत संघ को ये सामने यह भी जताना चाहता था कि, यानी कि ये दिखाना चाहता था अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति है, यानी कि एक बड़ी शक्ति है, यानी कि अमेरिका ये बताना चाहता था सोवियत संघ को कि दुनिया में सबसे बड़ी महाशक्ति जो है वो सिर्फ अमेरिका ही है, ठीक है। ऐसा इसलिए उन्होंने जापान के दो शहर पर बम गिरा दिए, ठीक है। उसके बाद दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, यानी कि दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कैसे हुआ वो जानते हैं। तो दोनों महाशक्ति जो थी वो विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने लगा, यानी कि जब दो महाशक्तियां अलग हो गई उसके बाद क्या हुआ कि दोनों महाशक्तियां क्या करने लगे, दुनिया में अलग अलग जगहों पर अपने हिस्सों का दायरा बढ़ाने लगे। दुनिया के दो गुटों के बीच बहुत राष्ट्र रूप में बट गया, मतलब ये क्या हुआ कि बहुत सारे राष्ट्र के रूप में, ठीक है, स्पष्ट रूप से ये दोनों दो गुटों में बट चुका था। ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे और दूसरी महाशक्ति उसके गुट के देशों के प्रभाव के बारे में यह बचाए। मतलब इसमें यह कहा गया कि दो महाशक्तियां जो थी वो क्या करने लगे, नए नए जो देश थे उनको अपने में शामिल करने लगे। अब उसके सामने एक यही चुनौती थी, मतलब जो अगर मान लीजिए कि ये कोई देश है, ये अमेरिका है, ये सोवियत संघ है,
अमेरिका इस पर हमला करेगा तो ये मदद मांगने के लिए जाहिर सी बात है कि सोवियत संघ के पास जाएगा। अब ये सोवियत संघ पे पास जाएगा तो ये मतलब यहाँ तक अब किसका हो गया, सोवियत संघ के हो गया। तो यही एक उम्मीद थी, यानी कि किसी राष्ट्र के पास अगर कोई उस पर आक्रमण करता है तो वो किसी अन्य महाशक्तियों में, यानी कि वो दूसरे महाशक्तियों में जा सकता है। उसके बाद आगे है कि पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप में कुछ ऐसे हुए थे जिसमें कि ऐसे मतलब कुछ राष्ट्र मिले थे। तो देखिए पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देशों ने अमेरिका के पक्ष लिया, यानी कि पश्चिमी देश जो था वो अधिकांश ज़्यादातर जो देश थे वो अमेरिका के पक्ष में ही रहा। इन्हीं देशों के समूह को पश्चिमी संगठन कहा जाता है। तो पश्चिमी संगठन जो कहा जाता है वो अमेरिका वाले खेमे को पश्चिमी संगठन कहा जाता है, और इसे पहली दुनिया भी कहा जाता है। यहाँ पे नहीं ले पाए हम उतना सारा चीज़, इसे हम पहली दुनिया भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया और इन्हीं देशों के समूह को क्या कहा, तो पश्चिमी संगठन कहा, या इसे हम मतलब पहली दुनिया के नाम से जानते हैं। अब इस संगठन में जो शामिल देश थे वो कौन थे, ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, इटली और बेल्जियम आदि बहुत सारे देश थे शामिल इसमें। अब इन दोनों देशों ने कुछ अपने, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने अपने कुछ संधि किए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। ये नाटो जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है। तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। एक बार और सुन लीजिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशिया संधि संगठन। हाँ, दक्षिण एशिया संधि संगठन कहते हैं इसको हिंदी में। तो याद रख लीजिए। अब पश्चिमी संगठन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया, यानी कि पश्चिमी गठबंधन जो था उन्होंने एक संगठन का रूप दिया, यानी कि अगस्त 1949 में। इसका पूरा डेट अगर आपको याद रखना है तो नाटो की जो स्थापना हुई थी वो 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। आप याद रखिएगा, यहाँ पे है कि 4 अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसे हम नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से कहते हैं, इसकी स्थापना हुई। इसमें जिस समय मतलब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसमें टोटल 12 देश शामिल थे। अब इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के उन देशों में से किसी एक पर भी, मतलब इसका ये उद्देश्य था नाटो का कि अगर किस पर, अमेरिका के पक्ष में जितने भी शामिल देश थे, अगर यानी कि पश्चिमी यूरोप में जितने भी देश शामिल थे और उनमें से किसी एक पर भी हमला होता है तो उन सभी मिल करके उसका सामना करेंगे, यानी कि ये मानेंगे कि वो उस पर हमला हुआ है और वो सब मिल करके उसका सामना करेंगे, और नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। ये था उसका उद्देश्य। उसका उद्देश्य और एक था कि अमेरिका द्वारा विश्व में लोकतंत्र को बचाना, यानी कि अमेरिका का जो लोकतंत्र है वो पूरे विश्व में क्या करना, बचा कर रखना है और फैला कर रखना है, ठीक है। उसके बाद वारसा। अब देखिए ये जो नाटो आपने पढ़ा वो अमेरिकी संगठन की संधि थी, लेकिन अब जब अमेरिका ने ऐसा संगठन किया तो क्या सोवियत संघ पीछे रह सकता है? सोवियत संघ भी पीछे नहीं रख सकता। सोवियत संघ ने भी एक ऐसी संधि की जो कि 1955 में किया, जिसका नाम था वारसा संधि। अब देखिए सोवियत संघ की अगुवाई, मतलब सोवियत संघ की अगुवाई वाले पूर्वी गठबंधन की वारसा संधि के नाम से जाना जाता है, यानी कि सोवियत संघ ने एक गठबंधन की नीति अपनाई जिसका नाम दिया उन्होंने वारसा संधि, या इसे वारसा पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1955 में हुई थी, और इसका मुख्य काम जो था वो नाटो में जितने भी देश शामिल थे उन सभी देशों का मुकाबला करना था, ठीक है। तो यहाँ से ये जो वारसा था, नाटो था, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर आपको नहीं आता है समझ तो 1-2 बार इस वीडियो को देखें, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि अगर आप हमारी सारी वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे तो आई एम श्योर कि आपको मतलब एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे तो आप बहुत अच्छे तरीके से इन सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए कि आखिर जो छोटे छोटे देश थे, यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन के रूप में है और ये आपके बुक में भी दे रखा है, तो ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो महाशक्तियाँ थी, महाशक्तियों
के लिए छोटे देश का महत्व, यानी कि महाशक्तियाँ छोटे छोटे देश को अपने में शामिल क्यों करना चाहती थी। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए ये इसलिए शामिल करना चाहती थी क्योंकि मतलब महत्वपूर्ण संसाधन। अब देखिए छोटे छोटे देशों के बीच, छोटे छोटे जो देश हैं, ये राष्ट्र हैं, उनके बीच कुछ न कुछ संसाधन, उसके पास कुछ न कुछ संसाधन है, तो उन संसाधनों को क्या करेगा, वो ले सकता है। तो कैसे, जैसे कि तेल और खनिज। ठीक है, खनिज तेल जो संसाधन है वो क्या कर सकते हैं, वो उससे ले सकता है। उसके बाद भू क्षेत्र, यानी कि कोई भी राष्ट्र अगर महाशक्तियों में शामिल होता है तो उसका क्षेत्र भी बढ़ेगा जी। ठीक है, जिसमें वो क्या कर सकता है, ताकि यहाँ से महाशक्तियाँ अपने हथियार और सेना का संचालन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला आगे है कि सैनिक ठिकाने बना सकता है, मतलब जहाँ से महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी भी कर सकता है, यानी कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के लोग वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर वो उसकी जासूसी कर सकते हैं। उसके बाद आर्थिक मदद कर सकता है, यानी कि छोटे छोटे देश भी कुछ सैन्य संगठन के खर्चे उठा सकते हैं, यानी कि जिनमें संगठन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्चे वहन करने में मदद कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद आगे है कि विचारधारा की जो ये लड़ाई थी, विचारधारा यानी कि गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्ति जो थी वो विचारों का पारस्परिक युद्ध जीत रही है, यानी कि इस विचारधारा की लड़ाई में एक ऐसे निष्ठा से वो सब युद्ध लड़ रहे थे जिसमें कि ऐसा लग रहा था कि वो महाशक्तियाँ पारस्परिक रूप से वो क्या कर रहे हैं, जीत रहे हैं। ठीक है, अब देखिए गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वह सोच सकते थे कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी समाजवादी और साम्यवादी से कहीं बेहतर है, यानी कि उदारवादी जो लोकतंत्र है वो पूंजीवादी समाजवादी और साम्यवादी जो है इससे बेहतर है। ये उदारवादी लोकतंत्र क्या है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से। उदारवादी पर आपके लिए एक चैप्टर है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे कुछ सैन्य संगठन हुए जो कि छोटे छोटे संगठन है, मतलब जो संगठन किए गए हैं वो देखिए वो कौन कौन से हैं। तो आपको जैसे बताया कि नाटो की जो हुई थी वो अमेरिका ने किया था। इस बार में जितने भी संगठन है वो नाटो द्वारा अमेरिका द्वारा किया गया है। तो नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 में। उसके बाद सीटो की स्थापना हुई थी 1954 में और सेंटो की स्थापना हुई थी 1955 में। ये सब अमेरिका के संगठन है, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद वारसा संधि की ओर, मतलब सोवियत संघ की ओर आते हैं, और सोवियत संघ ने एक ही संधि की थी जिसका नाम था वारसा संधि या वारसा पैक्ट, जो कि 1955 में किया था। अब देखिए दोनों महाशक्तियों द्वारा परमाणु जखीरों एवं हथियारों के होड़ कम करने के परमाणु हथियार प्रतिबंध, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन ये छोटा सा है, चलिए छोड़िए, इसे छोड़ते हैं। अब देखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, अब वहाँ ये टॉपिक वहाँ पे आगे छूट गया था इसलिए यहाँ पे ले लिया हमने। आपने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध किसके किसके बीच हुआ। दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था वो दो राष्ट्र के बीच हुआ था, एक था मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र। ठीक है, आपको ये टॉपिक पहले पढ़ा देते तो वो सब टॉपिक आपको अच्छे तरीके से आता, लेकिन क्या करें वहाँ पे छूट गया। तो चलिए जानते हैं, इस यहाँ पे भी आप देख लीजिए। मित्र राष्ट्र में जो था वो मित्र राष्ट्र कौन था, मित्र राष्ट्र के अंदर 4 देश शामिल थे, वो थे सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये चारों देश किसमें थे, मित्र राष्ट्र में शामिल थे, जो कि इसकी विजय हुई थी, यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें जो जीत हुई थी वो मित्र राष्ट्र की हुई थी। और दूसरा जो राष्ट्र था वो था धुरी राष्ट्र, जिसमें कि 3 देश शामिल थे, जर्मनी, जापान और इटली। इसमें इसको पराजय हुई थी, यानी कि हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, यानी इसमें जो हुई थी वो इसकी हार हुई थी। इस युद्ध में धुरी राष्ट्र की हार हुई थी, और इसमें धुरी राष्ट्र में शामिल जर्मनी, जापान, इटली थी। तो जापान के जो 2 शहर पर बम गिराए थे वो ये इसी के में, यानी कि धुरी राष्ट्र के 2 शहर, मतलब धुरी राष्ट्र का ही एक शहर था जर्मनी, जिस पर 2 बम गिरा दिए थे, और उसके बाद फिर दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था। ये सब टॉपिक आपको पढ़ा चुके हैं। 1-2 बार इस वीडियो को आप देखिएगा ना तो सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर से जितने भी सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन, मतलब आपसे अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कि एकदम बेधड़क उस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए यहाँ पे गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें हमारा देश भारत भी शामिल आता है गुट निरपेक्ष में। तो देखिए वो क्या है कि शीत युद्ध के दौरान 2 महाशक्तियों के तनाव के बीच एक नए आंदोलन ने जन्म लिया।
वो नया यानी कि दो ध्रुवीयता में, यानी दो ध्रुवीयता में बटे जो देश थे, ठीक है, उसमें एक अलग रखने के लिए, मतलब एक अलग आंदोलन को उन्होंने जन्म दिया, जिसका उद्देश्य था मतलब शांति, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था, शांति। और इस आंदोलन नाम रखा गया गुटनिरपेक्ष आंदोलन। और गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था वो महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन था। मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन इसलिए बनाया गया था क्योंकि गुट निरपेक्ष का मतलब ये था कि जो महाशक्तियां दोनों, जो पूरे विश्व मतलब पूरा दुनिया जो है वो दो गुटों में बट चुका था, यानी कि जो पहला गुट था यूएसए और दूसरा यूएसएसआर, ठीक है। तो इन दोनों गुटों में शामिल ना होकर किसी एक अलग गुट में को बनाना, जिसका नाम रखा इन्होंने गुट निरपेक्ष, ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन। परंतु ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अपने आप को अलग रखता, यानी कि अलग थलग नहीं रखता था। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर अगर कोई फैसला लेना चाहता तो वो देश अपने मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर फैसला ले सकता था, ठीक है। और ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सरोकार था, यानी कि अपना फैसला खुद ले सकता था। अब देखिए आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं कि गुट निरपेक्षता क्या था, ठीक है। जिस समय यानी कि दुनिया दो गुटों में बट चुकी थी, तो उस समय कुछ देश अभी नव स्वतंत्र हुए थे, यानी कि नए नए आज़ाद हुए थे। उसमें हमारा देश भारत भी शामिल था। अब देखिए जो नया नया देश आज़ाद हुआ, छोटे छोटे जो देश नए नए आज़ाद हुए, उसमें जब ये लोग आज़ाद हुए अंग्रेज़ों के गुलाम से, ठीक है, चंगुलों से, तो जब आके देखा उन्होंने आज़ादी के बाहर की दुनिया, तो देखा कि दुनिया जो थी वो दो गुटों में बट चुकी थी। अब उसके सामने ये था कि अभी अभी हम किसी के चंगुल से निकल कर आए हैं, अगर हम फिर से किसी एक राष्ट्र में चले जाते हैं तो हम फिर से क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। तो इन सभी नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने ये सोचा कि हम ना तो यूएसएसआर में जाएंगे और ना ही हम यूएसए में जाएंगे, ठीक है, यानी कि ना ही हम अमेरिका के गुट में जाएंगे और ना ही हम सोवियत संघ के गुट में जाएंगे। हम एक अलग गुट बनाएंगे जिसका नाम रखा इन्होंने क्या, गुट निरपेक्षता आंदोलन, ठीक है। तो देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना और शुरुआत कैसे हुई। सन 1956 में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टीटो, यूगोस्लाविया के कौन थे, जोसेफ ब्राज टीटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर ने एक सफल बैठक की जिसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। यानी कि 1956 में इन्होंने एक आंदोलन किया और जो यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टीटो थे, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर थे, इन्होंने एक गठबंधन की मतलब एक बैठक की। उस बैठक में इन्होंने एक आंदोलन की स्थापना की जिसका नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन रखा। इसके अंतर्गत क्या था कि किसी भी राष्ट्र में शामिल ना हो, मतलब गुट निरपेक्षता का अर्थ ही यही होता है कि दोनों राष्ट्र में से किसी में भी शामिल नहीं होना, ठीक है। उसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता, ये बहुत बड़े मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आखिर वो जो पांच देशों के नाम बताएं जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता थे। तो 5 देश कौन कौन से थे, तो पहले जो थे वो जोसेफ ब्राज टीटो जो कि यूगोस्लाविया से थे, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत से थे, गमाल अब्दुल नासिर जो कि मिस्र से थे, और सुकर्णो जो कि इंडोनेशिया से थे, और 5वां जो है वामे एनक्रुमा जो कि घाना से थे। तो ये 5 जो नेता हैं और 5 जो देश हैं, इनको आप याद रखिएगा क्योंकि ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश और नेताएं हैं, ठीक है। अब देखिए पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन मतलब पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ, तो 1961 में बेलग्रेड में हुआ ये सम्मेलन। यानी पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। इसमें टोटल सदस्य उस समय जो थे वो 25 सदस्य शामिल थे, ठीक है। और 14वां गुट निरपेक्ष आंदोलन कब हुआ था, तो 14वां पूछा जाता है बहुत बार, इसलिए हमने 14वां यहाँ पे ले लिया है कि 14वां कब हुआ था। तो 2006 में हुआ था। ये क्यूबा में हुआ था। क्यूबा में एक शहर का नाम है हुआना, वहाँ पे ये हुआ था 14वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन। और इसमें 166 देश थे और 15 पर्यवेक्षक देश शामिल थे, यानी कि कार्यकर्ता सब इसमें शामिल थे। अब देखिए छोटे छोटे कुछ संधि है, इन संधि को आपको याद रखने हैं, ये इम्पोर्टेंट है। एल टी बी टी जिसे हम हिंदी में कहते हैं सीमित परमाणु परीक्षण संधि, ये हुआ था 5 अगस्त 1963 को।
एलटीबीटी या सीमित परमाणु परीक्षण संधि कब हुआ था? तो 5 अगस्त 1963 को हुआ था। ठीक है। और उसके बाद शीत युद्ध के परिणाम, जो शीत युद्ध हुआ, शीत युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो हुआ उसके क्या परिणाम हुए? तो देखिए, शीत युद्ध के परिणाम ये हुए कि गुटनिरपेक्ष देशों का जन्म हुआ। अगर शीत युद्ध नहीं होता उन दोनों राष्ट्रों के बीच, दोनों राष्ट्र अलग अलग नहीं होते, दो गुटों में नहीं बढ़ता, तो शीत युद्ध यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन नहीं आता। ठीक है। उसके बाद आगे है कि इनके खूनी लड़ाइयों के बावजूद तीसरे विश्व युद्ध जो था वो टल गया। मतलब इन दोनों के बीच इतनी सारी लड़ाइयाँ होने के बावजूद, ठीक है, इतना हथियार इकट्ठा करने के बावजूद तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, जो कि टल गया। और इस अनेक सैन्य संगठन संधि हुआ, क्योंकि अगर तीसरा विश्व युद्ध हो जाता तो शीत युद्ध नहीं होता, और शीत युद्ध हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। ठीक है। तो ये था। और दोनों महाशक्तियों के बीच जो था, ठीक है, मतलब इन दोनों महाशक्तियों ने अपने आप में मतलब परमाणु हथियारों की होड़ लगा रखी थी। ठीक है। और इस दो ध्रुवीयता विश्व में, यानी कि दुनिया जो थी वो दो ध्रुवीय विश्व में बढ़ चुकी थी। एक जो था वो मतलब पूर्वी यूरोप, यानी कि पूर्वी यूरोप जो था वो किसका था? वो अमेरिकी खेमे का था। और पश्चिमी यूरोप जो था, ठीक है, वो किसका था? वो सोवियत संघ का था। तो अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए दोनों ही महाशक्तियां ने अन्य देशों के साथ संधियां शुरू करी। यानी कि दोनों ही महाशक्तियों ने क्या किया? अपने अपने प्रभाव बढ़ाने के लिए अन्य देशों के साथ संधि करना शुरू कर दिया। अब देखिए कि ये सीटो और सेंटो के बारे में जो आपको पढ़ाए थे, ठीक है, उसके बारे में। सीटो जो की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1954 में हुई थी। ठीक है। और इसकी जो हुई थी सेंटो की, वो 1955 में हुई थी। उसके बाद अमेरिका ने पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया तथा पश्चिम एशिया में गठबंधन का तरीका अपनाया। इसी गठबंधन को सीटो या सेंटो का नाम दिया। यानी कि अमेरिका ने क्या किया? जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया है, ठीक है, इसमें क्या क्या इन्होंने एक गठबंधन का तरीका अपनाया और इसी का नाम रख दिया सीटो सेंटो। ठीक है। अब देखिए, सीटो सेंटो का मतलब, सीटो का पूरा नाम होता है साउथ ईस्ट एशियन ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। एक बार और, साउथ ईस्ट एशियन ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। ठीक है। उसके बाद सेंटो की बात करते हैं। सेंटो का पूरा नाम होता है सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहते हैं केंद्रीय संधि संगठन। सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन हिंदी में। उसके बाद इसके बाद सोवियत संघ ने भी अलग अलग राष्ट्रों से अपना क्या किया? जब मतलब अमेरिका ने नए नए मतलब क्या क्या तरीके अपनाने लगे गठबंधन के, तो सोवियत संघ ने भी क्या किया? जो उत्तरी कोरिया था, चीन था, ठीक है, और वियतनाम, इराक, इन सब देशों से अपना संबंध मजबूत किया। ठीक है। और गुटनिरपेक्षता का जो अर्थ होता है वो आपको बता चुके हैं कि गुटनिरपेक्षता का जो अर्थ होता है वो होता है कि मतलब किसी भी गुटों में शामिल ना होना। यानी कि दोनों जो गुट थे, ठीक है, सोवियत संघ और अमेरिका के जो दो गुट थे, उन दोनों गुट से अपने आप को अलग रखना ही गुटनिरपेक्षता कहलाता है। ठीक है। उसके बाद आगे है साल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब साल्ट का जो होता है को हिंदी में कहते हैं सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता या संधि। वार्ता को इंग्लिश में वार्ता कहते हैं और हिंदी में संधि कहते हैं। इसका जो पहला बैठक हुआ था वो हुआ था 26 मार्च 1972 को, और दूसरा बैठक जो हुआ था वो 18 जून 1972 को हुआ था। तो साल्ट का जो पहला बैठक वो 26 मार्च 1972 को, और दूसरा बैठक जो हुआ था वो 18 जून 1972 को हुआ था। उसके बाद एनपीटी यानी कि परमाणु अप्रसार संधि जो हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई 1968 को। ऐसे मतलब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो एनटीपीटी जिसे हम कहते हैं परमाणु अप्रसार संधि, जो 1 जुलाई 1968 को हुआ था। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या था कि 5 परमाणु संपन्न देशों की ही परमाणु परीक्षण कर सकते थे। मतलब इसके अंतर्गत ये कहा गया था कि जो 5 देश जो हैं उन्हीं को मतलब परमाणु परीक्षण करने का आदेश मिल सकता है, अन्यथा किसी को नहीं। और भारत को इसमें नहीं मिला था, तो भारत ने इसका विरोध किया था। ये जो एनटीपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि है, इस संधि का विरोध किया था। तो यहाँ से जो हमारा टॉपिक था ये खत्म होता है। ठीक है। यहाँ पे अब ये जो पिक देख रहे हैं ये थोड़ा सा देख लीजिए आप। ये वाला जो है, यानी कि ये जो ऑरेंज कलर का है, ये क्या है?
ये है पहली दुनिया के नाम से जाना जाता है। ये तो पहली दुनिया जो है वो कौन है, ये है अमेरिकी गुट है। ठीक है, ये ऑरेंज कलर का जो है ये अमेरिकी गुट है, यानी कि ये पहली दुनिया के नाम से जाना जाता है। और ये जो रेड कलर में है ये दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। और ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ये तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है, जिससे मतलब ये गुट निरपेक्ष वाले देश हैं। ये जो तीसरा यानी कि ग्रीन कलर वाला जितना भी एरिया है ये सब देश किस में शामिल है, गुट निरपेक्षता में शामिल है। ठीक है, तो ये जो तीनों देश मतलब तीनों दुनिया है आपको पता चल गया कि कौन कौन सी दुनिया है। ठीक है, यहाँ से हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के 5 दोस्तों के साथ। और अब अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, नोट्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इतनी मेहनत के बावजूद लाइक तो बनता है। और अपने 5 दोस्तों के साथ प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोस बहुत मुश्किल से बना पाता है कोई यूट्यूबर। ठीक है, तो ऐसे वीडियोस अगर आपको चाहिए और आप एग्ज़ाम में अच्छे खासे नंबर लाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।